Suprabhat bachcho, I am Rashmi Priya Singh. I am here to help you in your English studies. First, we would take our first chapter from English prose, that is A Girl with a Basket, written by Sir William C. Douglas or William O. Douglas. William O. Douglas was a judge of Supreme Court of USA. He visited India in 1950, just after independence. After reading this essay, इस निबंध को पढ़ करके क्या जानेंगे? We would be able to know the very first thing, the understanding and attachment of the writer towards India. लेखक का जो समझ थी, जो उनका लगाव था भारत के प्रति, उसको हम जानेंगे. दूसरी बात, we would be able to know the plight of partition of India and its aftermath. भारत में जो विभाजन हुआ, उसकी जो स्थितियां थी, उसके जो प्रभाव थे, उसको भी हम समझने में सफल होंगे. So let's start with our text. I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. मैंने दिल्ली छोड़ दिया था हिमालय जाने के लिए. I was going as far as Bareilly by train. मैं बरेली तक ट्रेन से गया and then by car to रानीखेत, और फिर रानीखेत तक मैं कार से गया, जो कि an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas, जो कि 6,000 फुट श्रृंखला जो हिमालय की बर्फ से ढकी हुई है, उसके अपोजिट में स्थित है. The train was slow, हमारी ट्रेन धीमे चल रही थी, and it stopped at all the way stations, और हर स्टेशन पर ये रुक जाया करती थी. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. मैं अपने कंपार्टमेंट की यानी ट्रेन की बोगी की खिड़कियों को खोल दिया करता था और बाहर निकल जाया करता था. The platforms were packed with people. प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे. Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. सभी धर्मों के लोग, सभी व्यवसायों के लोग, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, दरबान, भिखारी और फेरी वाले, लगभग हर तरह के लोग वहां मौजूद थे. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. लगभग वहां पे हर कोई नंगे पांव था और सफेद ढीले कपड़ों में था. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मैं लगभग कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब मुझे इंग्लिश बोलने वाला एक व्यक्ति मिलता था. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. हम संसार के सारे बड़े विषयों के बारे में बातें करते थे और उस दिन का जो समाचार उसको हम डिस्कस करते थे. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. इस तरह से मैं इस देश के लोगों के बारे में जानने का प्रयास करता था, उनके नजरिए को जानता था. To get a feel of the pulse is an idiom, which means to know the attitude. Checking opinion against official attitudes and reports. और मैं लोगों का नजरिया जानने का प्रयास करता था, उनको क्या सूचनाएं हैं उनसे वो लेने का प्रयास करता था. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. ये रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होकर के गुजरता था. This was the plain of the upper Ganga river. ये ऊपरी गंगा का मैदान था, 1000 feet above sea level but tropical, जो कि समुद्री तल से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन ट्रॉपिकल अर्थात उष्णकटिबंधीय था. उष्णकटिबंधीय लाइन ऑफ कैंसर एंड लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. द गंगा वॉज ब्राउन सेल्ट फॉलन विद फ्लड वाटर्स. गंगा पर्वतों से लाई गई मिट्टी और बालू उसके चारों ओर फैला हुआ था. स्वॉलन विद फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से भरी हुई थी. इट ओवरफ्लोज इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस. ये हजारों एकड़ फैले हुए धान को डुबोए हुए थी. द नॉर्थ व जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास. उत्तर में जंगल थे, घास के विस्तृत मैदान थे, और वो घास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री
द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। वो घास लगभग एक इंसान के सर के ऊपर की हाइट की या ऊंचाई की थी, जिसमें कहीं कहीं प्रायः क्लम्प ऑफ ट्रीज या पेड़ों के झुरमुट मिल जाया करते थे। और इन्हीं घासों में खतरनाक जंगली जानवर टाइगर, एलिफेंट, पाइथन, अजगर, कोबरा आदि पाए जाते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। और बाकी सारी जगह समतल मैदान फैला हुआ था, जो कि होराइजन अर्थात जहां पर अर्थ और स्काई मिलते हुए से लगते हैं, दैट इज कॉल्ड होराइजन, वहां तक ये मैदान फैले हुए थे। बट डॉटेड हियर एंड देयर by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks। और उन्हीं घास के मैदानों में उसी विस्तार में कहीं कहीं दूर दूर पवित्र पाकड़ और बरगद के पेड़ की कतारें मिल जाया करती थी। हियर इट इज नोटिसेबल, ये ध्यान देने योग्य बात है कि राइटर को ये पता है कि भारत में पीपल, पाकड़ और बरगद के पेड़ों को पवित्र माना जाता है, और इन पेड़ों का आकार एल्म अर्थात चिराबिल के पेड़ों की तरह था, जिनके तने मोटे और ट्विस्टेड यानी कि ऐंठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गर्म और नमी युक्त हवा दक्षिणी पश्चिम दिशा से बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ द मदर्स विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ। बंदर और कुछ उसमें माताएं जो अपने बच्चों को अपने साथ चिपकाए हुए, क्लिंज किए हुए लेकर के पेड़ों के नीचे से गुजर रही थी। swung of trees at the station, और स्टेशन पे पेड़ों पर यहाँ वहाँ कूद रहे थे। hot humid air was moving in from the southwest. Monkeys have some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food, और वो अपना भोजन तलाश रहे थे। The villages we passed, वो गांव जहाँ से हम गुजरे, had walls made of mud mixed with water and cow dung। उनके वो ऐसी दीवारें थी जो मिट्टी, गोबर और पानी मिला करके बनाई गई थी। Their peaked roofs were thatched, उनके चोटी नुमा जो छत थे वो छप्पर के बने थे, थैच किए हुए थे। Bundles of grass tied to bamboo poles, और घास के गुच्छों को बांस के पोल से बांधा गया था, और राफ्टर्स के हॉरिजॉन्टल या उनके राफ्टर्स से उसको बांध दिया गया था। राफ्टर्स वो मोटा तना होता है जो किसी छप्पर के बीच में उसका आधार बनाता है। That day the pumpkin vines that grew over them, उस दिन वो कोहड़े की जो लताएं होती हैं, वाइन होती हैं, वो उनके छप्पर के ऊपर बिखरी हुई थी। वर इन ब्लूम, उनमें फूल उगे थे जो कि येलो कलर के होते हैं। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और उनके स्ट्रीक्स, उनके आगे की लताएं झूल रही थी ड्रैब वॉल्स, गीली दीवारों पर। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. मेरा लोगों से बात करने का जो सिलसिला था, जो रूटीन था, वो इंटरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, a group of young children gathered around me. छोटे बच्चों का एक समूह बड़ा सा मुझे आकर के घेर लेता है। They were selling baskets, वो टोकरियां बेच रहे थे। Hand woven, हाथ की बनी हुई reed basket, नरकट की बनी हुई, with simple designs, जो साधारण डिजाइन और पैटर्न की बनी हुई थी। They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. वो अपनी बास्केट्स को, टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे और ऐसी आवाजों में चिल्ला रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अनमिस्टेकेबली, बिना गलती के, निस्संदेह वो अपनी बात मुझ तक कन्वे कर पा रहे थे, मुझ तक पहुंचा पा रहे थे। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे के बारे में सोचा गया, hundreds of thousands of people, हजारों लाखों लोग, pulled up their roots, अपनी जड़ों से उखड़ गए। यहाँ फिर से एक इडियम है, pulled up their roots, अपने मूल निवास से हट जाना या अपने निवास स्थान से हटा दिया जाना। and changed their residences, और उनके पते, उनके निवास सब बदल गए। 9 million people left Pakistan and came to India. लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आ गए। Driven by the fear of religious fanaticism, जो कि धार्मिक उन्माद के भय से वहां से भाग करके आए थे। They were poor people to start with, वो गरीब लोग थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति, अपना घर, सब कुछ वहां छोड़कर आए थे।
They were poorer as they began their long trek. और वो और गरीब थे क्योंकि उन्होंने अपना कठिन रास्ता लॉन्ग ट्रिप स्टार्ट किया था किसके साथ? फॉर ऑल दे कुड कैरी, सिर्फ उन सामानों के साथ जो थोड़ा सा भोजन था और कुछ उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं थी। यहाँ ट्रेक वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है बिकॉज ट्रेकिंग इज अ टफ टास्क व्हाइल वी गो अपॉन द हिल और माउंटेन, इसलिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही वो भोजन से उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से प्रारंभ किया। दे बिगन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, और वो सड़क के दोनों ओर गिरने लगे कमजोरी और भूख से। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां वो गिरे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे ये इन्हीं रिफ्यूजीज के, शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके संबंधी जो कि शहरों में आकर इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी मोटी दुकानें वहां लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण छोटे छोटे आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और उन बाजारों में अपनी जीविका तलाश रहे थे जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड थे, जो पहले ही से भरे हुए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, वो कपड़े से और घास से बने हुए शेड में सड़कों के दोनों ओर रह रहे थे। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agricultural family, और उनमें जो गांव से थे, उन शरणार्थियों में जो किसान थे, जो इस तरह से थोड़े से में रहने के अकस्टम थे, आदती थे, और जिनका जीवन, उनकी एनुअल इनकम या वार्षिक आय जो एक किसान फैमिली की होती है, वो जो doesn't exceed on an average $100 a year, जो एक वर्ष में लगभग $100 से ऊपर नहीं बढ़ने पाती। The average unskilled laborer makes 30 cents a day, और एक औसत अनिपुण जो मजदूर होता है उसकी आय 30 सेंट एक दिन में या $2 एक वीक में भी नहीं हो पाती। There is one meal a day, उनको दिन में एक टाइम का भोजन, एक समय का भोजन मिलता है, जिसमें क्या होता है? an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese, जिसमें उन्हें एक प्याज मिलती है, थोड़ी सी रोटी मिलती है, एक बाउल या एक कटोरी दाल, दूध, और या बकरी का पनीर मिलता है, बकरी के दूध का। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, न चाय, न कॉफी, न मीठा, न घी, न मीट। $100 a year is not $2 a week, $100 अगर एक साल में वो कमाते हैं तो ये एक हफ्ते का $2 भी नहीं होता। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them, तो भी ये छोटा सा अमाउंट भी हार्ड टू अर्न, उनको कमाना कठिन था इन टोकरियों को बेच करके, क्योंकि टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, उन्हीं लोगों को जो गरीब थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust, इसीलिए निस्संदेह ये बच्चे मेरे ऊपर आकर के घेर लिया था इन्होंने, जैसे कोई टिड्डियां होती हैं। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen, मैं एक अमेरिकी जो निस्संदेह रूप से उनके लिए एक प्रॉमिसिंग मार्केट था, एक सफल बाजार था जो उनको दिख रहा था। I bought one teeny basket for a few annas, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ अनाज देकर खरीदी। आना उस समय एक आना में 4 पैसे हुआ करते थे। Another fruit basket for a bit more, एक छोटी सी फलों की टोकरी कुछ और आना देकर खरीदी। A beautiful waste paper basket for a rupee, एक सुंदर सी खराब पेपर से बनी हुई टोकरी ₹1 देकर खरीदी। A lovely sewing basket for a rupee, एक प्यारी सी सिलाई वाली टोकरी खरीदी जो ₹1 में थी। A few fans for an anna or 2 a piece, कुछ पंखे एक आना में या 2 खरीदे। My arms were filled and I had not spent 50 cents, मेरी बाहें भर गई थी और मैंने 50 सेंट भी अभी खर्च नहीं किए थे। The children passed in shouting their wares, बच्चे आते जा रहे थे, passed in, अपने सामानों के, अपने वेयर्स के लिए बोली लगाते हुए। I was a prisoner, मैं एक कैदी बन गया था। Completely surrounded, unable to move, पूरी तरह से घिर गया था और
हिल भी नहीं पा रहा था। She had a lovely basket with handle. Sorry, the most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. सबसे परिश्रमी और मुझे अपनी ओर खींचने वाली एक सुंदर सी 9 वर्ष की बच्ची वहाँ ठीक मेरे सामने right in front of me खड़ी थी। She had a lovely basket with handle. उसके पास एक छोटी सी प्यारी सी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स, और उसको उस टोकरी के लिए ₹1.50 या 30 या 30 सेंट्स चाहिए थे। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक याचनापूर्ण रूप से मांगने वाली बच्ची लग रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वो इतने याचनापूर्ण शब्दों में अपने आवाज में मांग रही थी कि वो किसी भी हृदय को निचोड़ के रख देता या उसको विचलित कर देता। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलॉन्ग एनी नीड, साथ ही मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी और टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, उन टोकरियों को और पंखों को अपनी बाईं बाह पर संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाहिनी जेब की ओर मैंने अपना हाथ पहुंचाया। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर करेंसी या फुटकर पैसे वहां से निकाले। परहैप्स 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. लगभग 15 सेंट रहे होंगे जो कि मैंने सारा उसकी टोकरी में डिपॉजिट कर दिया, डाल दिया, जिसको उस बच्ची ने मेरे आगे इम्प्लोरिंगली यानी याचनापूर्ण तरीके से बढ़ाया हुआ था। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्सटीट्यूट, बल्कि मैं अपना दान तुम्हारे हिस्से में बढ़ा रहा हूँ, उसके स्थानापन्न के रूप में, उसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ दैट। I realized at once what offense I had given. मैंने तुरंत महसूस किया कि मुझसे क्या गलती हो गई है। This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation. ये 9 वर्ष की बच्ची जो फटे कपड़ों में थी और भुखमरी के कगार पर थी, edge of starvation, भुखमरी के कगार पर थी। Raised her chin, उसने अपनी ठुड्डी उठाई। Reached into the basket, बास्केट में अपना हाथ डाला। And with all the pride and graciousness of a lady, एक सभ्य महिला की नम्रता, शालीनता और उस गर्व से उसने वो सारे पैसे हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब सिर्फ एक काम मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई और उस प्लेटफॉर्म से तेजी से चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और किसी ऐसी घास की झोपड़ी की ओर जिसमें एटलीस्ट कम से कम आज की रात 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, और मैंने उनसे कहा कि ये भी एक वो कारण है जिससे कि मैं भारत के प्रेम में पड़ा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वो लोग जिनको मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, साथ ही साथ जो गांवों में थे, जो उच्च पदों पर आसीन थे। हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर एक तरह का गर्व है, एक जीवंत भाव है भारत की नागरिकता के लिए और उसकी शालीनता के लिए, उसकी सभ्यता के लिए। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर आज़ादी के लिए एक जज्बा है, एक भाव है। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, ये छोटी सी सुंदर सी बच्ची जो कि गरीबी में पली है और अभावों में पली है। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है उसको, न तौर तरीकों की, न भाषा की, न विद्यालयी शिक्षा मिली है। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की जो भारत की एक गरिमा है, जो भारत की एक झलक है, वो उसने मुझे दिखा दी है। धन्यवाद बच्चों, ये आपका ऐसे था अ गर्ल विद अ बास्केट। नाउ यू वुड बी एबल टू लर्न व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, एंड आफ्टर दैट
you have to do explanations and your vocabulary given in your book. In the next lecture, I would try to solve those difficulties given in your vocabulary and questions. Thank you.